जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि हमें पूरी की पूरी जो है मैक्सवेल लॉर्ड की स्टोरी को सुनाया जाता है कि मैक्सवेल लॉर्ड आखिरकार कौन है, वो कहां से आया है, उसका क्या ओरिजिन था, क्या बैकग्राउंड था और क्यों वो इतना खतरनाक आदमी की जिसके पास सिर्फ माइंड मैनिपुलेट करने की पावर है, लेकिन इसके जरिए वो बड़े बड़े बींग्स के ऊपर जो है वो हावी हो जाता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमें पता चला कि मैक्सवेल लॉर्ड की जो है अमेंडा वॉलर के साथ एक दुश्मनी शुरू हो चुकी है और वो इस पूरी की पूरी दुश्मनी से उससे बदला लेने के लिए ही इन सारे के सारे कैदियों को छुड़वाता है और अब उनके साथ मिलकर प्लान बना रहा है कि किस तरीके से अमेंडा वॉलर के ऊपर अटैक करना है। तो अब आगे लेकिन आज की जो हमारी कहानी वो बेसिकली हमारे पास शिफ्ट होती है एक अजीब व गरीब जगह के ऊपर जहां बिल्कुल सन्नाटा है और वहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल रिक फ्लैग और कटाना को भेजा गया है अमेंडा वॉलर की तरफ से। तो कटाना पूछती है कि आखिरकार ये किस किस्म की जगह है। तो रिक फ्लैग बताता है कि मैंने मरीन कॉर्प्स के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा और टास्क फोर्स एक्स के अंदर भी, लेकिन इससे पहले मैंने आज तक कैटाकॉम्स के बारे में कुछ नहीं सुना। क्या तुमने कुछ सुना है कटाना? तो कटाना कहती है कि नहीं, जरा एक मिनट, ये किस चीज़ की स्मेल है? ऐसा लग रहा है कि हवा के अंदर खून की बदबू आ रही है। तो रिक फ्लैग बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अपनी तलवार सोल टेकर को वापसी क्यों रख रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं से कटाना बोलती कि काम योरसेल्फ रिक फ्लैग, क्योंकि अब मेरे इस ब्लेड की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर हम अकलौते ही सोल्स बचे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस प्रिजन के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उन सबको बहुत ही बुरी तरीके से मार के काट के फेंक दिया गया है। और वहीं से कटाना बोलती है कि ये ज़रूर किसी किस्म की प्रिजन ब्रेक नज़र आ रही है। ये आखिरकार किस किस्म का प्रिजन है? इसके अंदर तो सिर्फ हैंडफुल सेल्स ही मौजूद हैं। तो रिक बोलता है कि आखिरकार कोई इस तरह का प्रिजन क्यों बनाएगा और वो भी सिर्फ थोड़े से लोगों के लिए। तो कटाना बोलती है कि यहाँ पे सिर्फ इनको होल्ड करने की कोशिश नहीं बल्कि साथ साथ इनको छुपाने की भी कोशिश की जा रही थी। तो रिक बोलता है कि देखो, वॉलर ने हमसे कहा है कि हमें यहाँ का सिक्योरिटी ब्लैक बॉक्स लेकर आना है और फौरन निकलना है, तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे डिटेक्टिव बनने की कोशिश नहीं करने वाला हूँ कटाना। लेकिन इसे कटाना दीवार की तरफ देखती है और कहती है कि सॉलिड स्टील को जो है एक बहुत ही ज़्यादा गर्म ब्लेड से काटा गया है। क्या तुम्हें इस सब के ऊपर कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं और तुम कब से अमेंडा वॉलर के ऑर्डर्स को फॉलो करने लग गए? तो रिक बोलता है कि देखो, मैं इस बात को अब जान चुका हूँ कि सुसाइड स्क्वाड के अंदर जब से ही मैं आया हूँ कि अमेंडा वॉलर या तो अपनी मर्जी मनवा लेती है या फिर वो कुछ ऐसा करती है कि हमें उसकी मर्जी माननी ही पड़ती है। तो ऑल राइट, मुझे वो बॉक्स मिल चुका है, अब हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। आई एम श्योर कि वॉलर को वैसे भी हमारी वहाँ पे ज़रूरत होने वाली है अपने नए गेस्ट के साथ। और इसी के बाद हमारी कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है बेल रीफ पेलेंट्रेरी के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली सुसाइड स्क्वाड का वो हेडक्वार्टर है, लेकिन यहाँ पे बैटमैन को वो लोग पकड़ के ले जा रहे होते हैं। और बैटमैन बोलता है कि तुम जानते हो ना कि ये ज़्यादा देर तक मुझे रोक के नहीं रख सकते हैं। तो वहीं से वो गार्ड्स बोलते हैं कि ये कोई अरखम नहीं है बैटमैन, हम यहाँ पे जानते हैं कि हमें अपने कैदियों को कैसे पकड़ना है और कैसे नहीं। लेकिन वहीं से बैटमैन बोलता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बॉस से बात कर रहा था। और अगली बार हम देखते हैं कि बैटमैन उसको अपने सर से जोर से मारता है और सारे के सारे गार्ड्स बोलते हैं कि टेक हिम डाउन। लेकिन वहीं से बैटमैन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे आदमी यहाँ पे सिर्फ अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात का वादा करता हूँ कि मैं उनको हर्ट नहीं करूंगा ज्यादा। और अगली बार हम देखते हैं कि बैटमैन बेसिकली अपने पूरे के पूरे रिस्ट्रेन सूट के अंदर भी होने के बावजूद उन सारे के सारे गार्ड्स को कुत्ते की तरह पीट रहा होता है और यहाँ से वहाँ उठा के फेंक रहा होता है और वो अपने सूट से भी बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे सारे के सारे सवालों का जवाब देना ही होगा, तुम्हें जवाब देना होगा अमेंडा वॉलर। और अगली बार हम देखते हैं कि बैटमैन यहाँ पे अमेंडा के पास पहुंच जाता है और अमेंडा बोलती है, हाँ बैटमैन, मैंने तो सोचा था कि तुम यहाँ से 1 घंटा पहले फ्री होकर आ जाओगे, तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लग गया। तो बैटमैन बोलता है कि जस्टिस लीग को फौरन से छोड़ो वॉलर। तो वॉलर कहती है कि वो काम डाउन, तुम्हारी पूरी की पूरी टीम सेव है। तो बैटमैन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम हमें यहाँ पे लेकर ही क्यों आई हो? तो वॉलर बोलती है क्या तुम इस चीज़ को देख रहे हो, ये मेरा एक फेवरेट टॉय है, इसके जरिए मैं किसी भी इंसान के दिमाग के अंदर एक छोटे से बॉम्ब को फिट कर सकती हूँ और मैं जब चाहूँ उसको फाड़ भी सकती हूँ। इसी के जरिए मैं पूरे के पूरे स्क्वाड को लाइन के अंदर खड़ा करके रखती हूँ। मैं चाहती तो ये सारी की सारी चीज़ों का इस्तेमाल तुम्हारी टीम यानी कि जस्टिस लीग के ऊपर भी कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। तो बैटमैन बोलता है अच्छा, तो क्या मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँ? तो वहीं से वॉलर बोलती है कि देखो, मैं तुम्हें बस यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, हम दोनों टीम के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि जब तुमने जस्टिस लीग को यहाँ पे लॉकअप करा तो वो एक बहुत ही बड़ा रिस्क था और मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम जैसी औरत जो इतना बड़ा रिस्क ले ही ले सकती है, इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती है अनलेस कि यहाँ पे हमसे भी बड़ा कोई ट्रबल मौजूद है। तो मुझे बताओ वॉलर कि आखिरकार सच्चाई क्या है, तुम आखिरकार हमें यहाँ पे लेकर ही क्यों आई हो? और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल दरअसल यहाँ पे सुसाइड स्क्वाड वापसी जो है अपने मिशन से आ रहे होते हैं और किलर क्रॉक वगैरह कहते हैं कि यार आखिरकार हम लोग बेल रीच के अंदर वापसी कैसे पहुंचे? तो कैप्टन बूमरैंग बोलता है कि यार आखिरी बार तो मुझे बस यही याद है कि जस्टिस लीग हमारी धुलाई कर रही थी और मुझे नहीं पता कि अचानक क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया। तो वहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि वो सब मैंने किया है, मैंने पूरी के पूरे सुसाइड स्क्वाड और साथ ही साथ जस्टिस लीग को जमा के रख दिया था। तो वहीं से एल डियाब्लो बोलता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि सुसाइड स्क्वाड ने जस्टिस लीग को हरा दिया, चलो बड़ा मजा आया। तो किलर कॉर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ये बताओ कि आखिरकार वो लोग है कहाँ
और इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग यहाँ पे अपने हेडक्वार्टर के अंदर घुसते हैं तो वहीं पे पूरी की पूरी जस्टिस लीग को उनके सेल्स के अंदर बांध के रखा गया है और डेडशॉट बोलता है आई विल बी डैम्ड। लेकिन जस्टिस लीग वो भी बेल रीफ के अंदर, ये तो कभी कभार ही देखने को मिलता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन बोलता है कि बैटमैन कहाँ है, तो डेडशॉट बोलता है कि वो हो सकता है कि प्रोबेबली हमारी बॉस यानी कि वॉलर से इस दुनिया के बारे में बातचीत वगैरह कर रहा होगा। तुम तो जानते हो ना कि इस तरह की बातों के दरमियान सेक्सुअल टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे दोनों के दोनों ग्रीन लैंटर्न यानी कि साइमन और जेसिका क्रूज एक दूसरे का हाल पूछ रहे होते हैं और वहीं पे हार्ली क्विन वो अपनी फजूल की बातें कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे एल डियाब्लो आता और कहता है, हे रोबो हीरो, मैंने सुना है कि तुम किसी के भी रिकॉर्ड को क्लियर कर सकते हो, मुझे अपने फादर के रिकॉर्ड को क्लियर करवाना है, क्या ये सच है? तो वहीं से साइबॉर्ग बोलता है कि जरा मुझे एक बार यहाँ से बाहर तो आने दो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ एल डियाब्लो कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। और इसी तरह हार्ली क्विन वंडर वुमन के पास आके बोलती है, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा करने की कोशिश करी है, लेकिन उसके बावजूद मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए रोजाना खत लिखूंगी वंडर वुमन। लेकिन इसी तरह कैप्टन बूमेरैंग यहाँ पे फ्लैश के पास आता और कहता है कि वेल अगर मेरे साथ मेरे यहाँ दूसरे साथी भी होते और अपने विलन यानी कि फ्लैश को देखते इस तरीके से तो उनका दिल तो आज खुशी से पागल हो रहा होता जिस तरह के मेरा हो रहा है। लेकिन वहीं से फ्लैश बोलता है कि तुम जानते हो ना बूमेरैंग, इस बड़े से शीशे के पीछे भी मैं तुम्हारी बैड ब्रेथ को जो स्मेल कर सकता हूँ। और ये देख के बूमेरैंग को गुस्सा आता है और वो शीशे के ऊपर जोर से अपने हाथों को मारता है, लेकिन उससे उसको एक जोरदार झटका लगता है। तो साइबॉर्ग बोलता है कि तुम जानते थे ना कि ऐसा कुछ हो सकता है? तो फ्लैश बोलता है कि हाँ, मैं फील कर रहा था कि इस ग्लास के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट मौजूद है, लेकिन इतना कि जितना वो हमें मार ना सके, और हाँ मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो वहीं से किलर क्रॉक एक्वामैन की तरफ देख के बोलता है, तुम आखिरकार किस चीज के ऊपर हंस रही हो? तो एक्वामैन बोलता है कि काम डाउन, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें राउंड 2 की जरूरत है। तो वहीं से हार्ली क्विन बोलती कि हाँ यार, इस बात को तो एडमिट करना पड़ेगा क्रॉक कि तुम वहां पे जिस तरह एक्वामैन से बचते हुए भाग रहे थे, चिल्लाते हुए आ ऊ ई आ करते हुए, वो बहुत ही ज्यादा फनी था। लेकिन वहीं से सुपरमैन बोलते कि किलर फ्रॉस्ट, मुझे बताओ कि आखिरकार तुम हेजिटेट क्यों हुई? तो किलर फ्रॉस्ट बोलती कि क्या मतलब, तुम क्या बात कर रहे हो? तो कहता है कि जब उस पूरी की पूरी फाइट ने मुझे एन्चेंट्रेस के साथ वीक कर दिया था, तो उसके बाद तुम वहाँ पे मेरी लाइफ फोर्स ड्रेन करने के लिए सोच रही थी, तुम 1 मिनट के लिए वहाँ पे रुक गई थी और मैं तुम्हारे कान के अंदर सुन रहा था कि किस तरह से वॉलर तुम्हें ये सब करने के लिए पुश कर रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ये सब करना नहीं चाहती थी, तो बताओ कि ऐसा क्यों है? तो किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं सबसे पहली बार वहाँ पे आई थी मेट्रोपोलिस के अंदर, और जब मैंने तुम्हें देखा था, जब मैं किलर फ्रॉस्ट नहीं बनी थी, तो उस वक्त तुम किसी से लड़ नहीं रहे थे बल्कि आसमान के अंदर उड़ रहे थे। वो था मेरे लिए एक असली मेट्रोपोलिस मोमेंट। मैं वहाँ पे एक रिसर्च ग्रुप के साथ आई थी और वहाँ पे जो हमारे प्रोफेसर थे जो हमें स्ट्रिप पेपर लेकर आए थे, उन्होंने मुझे बताया था कि मैं कभी भी अपनी पीएचडी को पूरा नहीं कर सकती हूँ, मैं कभी भी एक डॉक्टर नहीं बन सकती हूँ। और उस दिन मैं तकरीबन हार मान ही चुकी थी, मैंने सोच लिया था कि मुझे अब ये पूरी की पीएचडी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उस वक्त मैंने तुम्हें देखा और मुझे ख्याल आया कि जब एक आदमी उड़ सकता है तो मैं कम से कम एक कॉलेज को तो पूरा कर ही सकती हूँ ना। मुझे इस बात के बारे में नहीं पता था कि मैं तुम्हारी लाइफ फोर्स को जब ड्रॉ करूंगी तो उसके जरिए मुझे ऐसी गजब की पावर मिल जाएगी, लेकिन आई एम ग्लैड कि तुम उस पूरी की पूरी चीज से सर्वाइव कर गए। तो इसलिए अगली बार जब तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए आओगे तो ये बात ध्यान में रखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। लेकिन वैसे सुपरमैन बोलता है कि किलर जरा 1 मिनट रुको, तुम ऐसे मत जाओ। जब मैं दुनिया के सामने आया था और अपने आप को फर्स्ट टाइम रिवील किया था तो बहुत ज्यादा लोग मुझे एक डेंजर समझ रहे थे, वो क्योंकि मेरी पावर्स को जानते नहीं थे, वो समझते नहीं थे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। और ऐसे कुछ लोग भी मौजूद थे जो कि मेरी पावर्स को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते थे, जिस तरह से वॉलर इस पूरी की पूरी सुसाइड स्क्वाड की पावर्स को इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मैंने जब अपने आप को एक बार प्रूव कर दिया तो दुनिया ने मुझे एक्सेप्ट करा, लोगों ने मुझ पर विश्वास करना शुरू करा। लेकिन मैं भी जानता हूँ इस बात को कि तुम लोग भी इससे कुछ ज्यादा कर सकते हो, तुम लोग को वॉलर के प्यादे बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग इससे बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हो। लेकिन वहीं से डेडशॉट बोलता है कि सुपरमैन अपनी से सारी की सारी इंस्पिरेशनल स्पीच को यहीं पे काट दो, हमें इस दुनिया की कोई परवाह नहीं और ना ही इस दुनिया को हमारी कोई परवाह है। अगर वॉलर को हमारी जरूरत है तो हम उसकी जरूरत पूरी करेंगे, हम चाहे तो आज ही मर सकते हैं, हम चाहे तो कल ही मर सकते हैं, हमें मौत का कोई डर नहीं है। लेकिन हाँ, हम उस कैद खाने के अंदर नहीं रह सकते हैं, यही हमारी सच्चाई और इसी के लिए हम ये सब करते हैं। और वैसे भी ये एक स्क्वाड है, कोई टीम नहीं है, यहाँ पे हम एक दूसरे को नहीं जानते और ना ही जानने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे बस एक ही काम करने के लिए आए और वो है सर्वाइविंग। हम रोजाना एक ऐसे मिशन के ऊपर जाते हैं जो कि पिछले से खतरनाक होता है और उसके अंदर हमें सर्वाइव करना होता है, यही अभी हमारा इस वक्त एक इकलौता गोल है। और इसी तरह यहाँ से एक आइलैंड पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हमें जो है प्रिंसेस एमराल्ड बताती है कि एक छोटा सा आइलैंड है साउथ पैसिफिक के अंदर, और वहाँ पे वो चीज़ मौजूद है जो कि इस पूरी की पूरी दुनिया को बचा सकती है। वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ कुछ अजीब व गरीब आर्मी ऑफ डेडली शेमन्स मौजूद है जो कि वहाँ आने वाले किसी भी इंसान के ऊपर फौरन से अटैक कर देती है और उनको जान से मार डालते हैं। वो अपने उस आइलैंड के सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन मैक्स ने कहा था कि वो शेमन्स हमारे लिए एक बहुत बड़े चैलेंज हो सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे एमराल्ड एक्सप्रेस के साथ यहाँ पे सारे के सारे वो मेंबर्स मौजूद है जिसको मैक्सवेल लॉर्ड ने अपने साथ छुड़वाया था। और जैसा कि मैक्सवेल लॉर्ड ने बताया था कि उनको अमेंडा वॉलर के पीछे जाने से पहले एक चीज हासिल करनी है और वो लोग वही हासिल करने के लिए इन जंगलात के अंदर आए हुए हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि मैक्सवेल लॉर्ड यहाँ पे इनका जो प्रीस्ट होता है उसको टॉर्चर कर रहा होता है। वो प्रीस्ट क्या होता है कि तुम उसको इस दुनिया के ऊपर दोबारा से आजाद नहीं कर सकते हो, ये दुनिया पहले ही बहुत ज्यादा करप्ट है।
तो मैक्सवेल बोलता है कि एग्जैक्टली ये दुनिया, इसका दिमाग खराब हो चुका है और तुम्हें नहीं लगता कि इसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता मौजूद है, इसको रोकने के लिए। कहता है कि तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम एक सिर्फ आदमी हो, एक आदमी की बस की बात नहीं है जो कि इस पूरी की पूरी डार्कनेस को कंट्रोल कर सके। तो मैक्सवेल लॉर्ड बोलता है कि तुम और मैं इस बात को जानते हैं कि वो एक ना एक दिन तो फ्री होगा ही ना, तो क्यों ना उसको हम आज ही फ्री कर दे क्योंकि आज हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो प्रीस्ट बोलता है कि तुम्हारी पावर्स यूजलेस हैं, तुम्हें लगता है कि तुम उसको मैनिपुलेट कर पाओगे, तुम सिर्फ एक कुत्ते के झुंड को जो मैनिपुलेट कर सकते हो और अपने इशारों में नचा सकते हो, लेकिन वो शख्स वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम उसको कंटेन नहीं कर पाओगे। इसी तरह हम देखते हैं कि मैक्सवेल लॉर्ड की नाक से खून आना शुरू हो जाता है और कहता है कि फाइन, मुझे बस वो चीज़ दे दो जो कि मैं तलाश करने के लिए आया हूँ, और उसके बाद मैं वो रास्ता भी ढूंढ ही लूंगा कि मुझे उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, और मैं इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे के सारे दर्द को तुमसे दूर कर दूंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली मैक्सवेल लॉर्ड ने डॉक्टर पोलारिस के साथ यहाँ पे उसको तलवारों के अंदर जकड़ा और उसके बॉडी को लटका के हवा के अंदर से टॉर्चर करके सारे के सारे सवाल कर रहा है। लेकिन वहीं से वो प्रीस्ट बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैक्सवेल लॉर्ड, मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगा। तो मैक्सवेल लॉर्ड उसके पास आता है और कहता है तो ऐसी ही बात है, तो लगता है कि मुझे तुम्हें थोड़ा सा और पुश करने की जरूरत है। और इसी तरह हम देखते हैं कि मैक्सवेल अपनी पावर्स को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है कि उसकी नाक से खून आना शुरू हो चुका है और वहीं गुफा के अंदर से उसकी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर पोलारिस और मैक्सवेल बाहर आते हैं तो लोगो पूछता है तो क्या अब हम जा सकते हैं। तो वहीं से वो कहता है कि हाँ, मेरे ख्याल से अब हमारा काम हो चुका है, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए थे वो मुझे अब तकरीबन मिल ही चुकी है। तो लोगो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें जो चीज़ चाहिए थी वो तो तुम्हें मिल गई ना, लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए वो कब मिलेगी, हम अमेंडा के पीछे कब जाएंगे। तो वहीं से मैक्सवेल बोलता है आई अप्रिशिएट योर पेशेंस लोबो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने इतना इंतजार करा, लेकिन अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, अब वक्त आ चुका है अपने बदले के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि अब मैक्सवेल लॉर्ड अपनी टीम के साथ बदला लेने के लिए अमेंडा वॉलर के पास आ रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे किलर फ्रॉस्ट जो है वहाँ पे डेडशॉट से बात कर रही थी और कहती है कि जस्टिस लीग यहाँ पे बिलोंग नहीं करती है, डेडशॉट कम से कम हमारे साथ तो नहीं, जस्टिस लीग को हम अमेंडा वॉलर का एक दूसरा टूल बनने नहीं दे सकते हैं। वो दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जिसके जरिए वो अलग अलग चीजों को बचाते हैं, लोगों को जिंदगियां बचाते हैं, और हम उनको अपना हिस्सा नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम जो है हम तो सुसाइड स्क्वाड है ना। लेकिन वहीं से बैटमैन आता और कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा बेस्ट शॉट मौजूद था, हम सब जानते हैं कि तुम में से कौन अच्छा और कौन बुरा करने की कैपेबल है, लेकिन मैं इस बात को भी जानता हूँ कि ये स्क्वाड जो है वो पॉइंट ऑफ रिडेम्पशन से बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। और वहीं से अमेंडा आगे बोलती है कि जस्टिस लीग को जो है आजाद छोड़ दिया जाए, वो यहाँ से जा सकते हैं। और इसी तरह सारे के सारे सेल्स के दरवाजे खुलते हैं और लीग बाहर आती है और बैटमैन बोलता है कि हाँ, हम यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि तुम लोग इस चीज को जरूर देखो। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी जस्टिस लीग, सुसाइड स्क्वाड, बैटमैन और अमेंडा वॉलर उनको एक चीज दिखा रहे होते हैं। तो वहीं से कैप्टन बूमेरैंग बोलता है इज दिस अ ब्लडी जोक, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यहाँ से फौरन से भाग के सिडनी के अंदर किसी खूबसूरत सी लड़की के साथ बीच पे लेट के ड्रिंक्स वगैरह पी रहा होता, लेकिन तुम लोग अभी भी यहाँ पे रुके हुए हो। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि क्योंकि हम तुम नहीं है डिगर, और वैसे भी मुझे लगता है कि ये इतना आसान तो होने नहीं वाला था बैटमैन कि वॉलर हमें इतनी आसानी से जाने दे, तो बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वॉलर बोलती है क्योंकि जितना टाइम जस्टिस लीग जो है वो हमें हंट डाउन करने की कोशिश कर रही थी, हमारा टाइम वेस्ट कर रही थी, उतने ही वक्त में वहाँ पे जबरदस्त किस्म का एक टॉप सीक्रेट लोकेशन प्रिजन ब्रेक हुआ है जिसको कैटाकॉम्स कहा जाता था, और हमारे सामने उस असली डेंजर को आजाद कर दिया गया है। रिक फ्लैग कैटाना जो है वो उस फैसिलिटी के अंदर गए थे, वहां से उस सिक्योरिटी फुटेज को लाने में कामयाब हुए हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली हमें वहां पे वो सिक्योरिटी फुटेज दिखाई जा रही होती है कि कैटाकॉम प्रिजन्स के अंदर जो सारा का सारा अटैक करा है वो किसी और ने नहीं बल्कि मैक्सवेल लॉर्ड और उसके सारे के सारे साथियों ने किया है। और इसी तरह अमेंडा वॉलर सबका इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि ये है एमराल्ड प्रिंसेस, जिसके पास एक एमराल्ड आई ऑफ एरकॉन मौजूद है। ये वेपन एक बहुत ज्यादा कैपेबल और मिस्टिकल एनर्जी से भरपूर है। एमराल्ड प्रिंसेस इस बात को क्लेम करती है कि वो फ्यूचर से आई है, उसको हमारे बारे में तकरीबन हर एक चीज पता है और उसकी आई के बारे में हमें कुछ एलिमेंट्स पता है, और ऐसा लगता है कि वो ग्रीन लैंटर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। रजा कतुआ एके रुस्तम, अ लेजेंडरी पर्शियन हीरो रुस्तम जो है वो अपने आप को जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म का एक असासिन मानता है, लेकिन उसके पास एक जबरदस्त किस्म की फ्लेमिंग स्कीमिटार है जो कि किसी भी चीज के आर पार जाके उसको काट सकती है। ये जो है इस दुनिया के अंदर होने वाला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन माना जाता है। और उसके बाद हमारे पास है डॉक्टर पोलारिस, जिसका नाम डॉक्टर पोलारिस एके डॉक्टर नील एमरसन, जो कि एक फॉर्मर आर्गस साइंटिस्ट हुआ करते थे, जो कि अपने आप पे एक एक्सपेरिमेंट करके अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे पागलपन के साथ उनके पास एक जबरदस्त किस्म की एबिलिटी आ गई है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर काबू पा सकते हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो उनके पास मैग्नीटो की पावर है। और उसके बाद अमेंडा वॉलर बताती कि ये है जॉनी सोरो, फॉर्मर एक्टर टर्न्ड साइको। ये जो है दरअसल एक दूसरी डायमेंशन के अंदर ट्रैप इन हो गया था और वहां से अपने आप को छुड़वाने के लिए उसने एक तरह की डील करी थी, जिसके जरिए उसकी फिजिकल बॉडी जो है उसके ऊपर अब किसी और का राज है, जो कि अपने आप को एक गॉड मानता है, उसका नाम है द किंग ऑफ टीयर्स। माफ कीजिएगा लेकिन हमें फुटेज का ये वाला पार्ट एडिट करना पड़ा। तो फ्लैश बोलता है कि वो क्यों, तो वहीं से बताती है अमेंडा वॉलर क्योंकि जॉनी सोरो का असली चेहरा जिस किसी ने भी देखा था वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो मर गया। और उस फुटेज को जितने लोगों ने देखा था एडिट होने से पहले वो सारे के सारे लोग उस कमरे के अंदर मरे हुए मिले।
जॉनी सॉरो के पास एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल पावर सोर्स मौजूद है जिसको हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि वो क्या है और वो क्या क्या कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है इस इवेंट का मेन मैन, और इसी तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे लोबो की बात कर रहा होता है। और इसी तरह अमेंडा वॉलर बताती है कि लोबो एक बाउंटी हंटर जो कि प्लेनेट ग्राजानिया से आया है, जिसने इस बात को क्लेम करा कि उसने अपनी वर्ल्ड की पूरी इंटायर पॉपुलेशन को मार डाला था सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उसकी नज़र में हर चीज़ एक चैलेंज है, वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट इंसान है। सबसे खतरनाक बात उसकी ये है कि उसके पास एक ज़बरदस्त किस्म का हीलिंग फैक्टर मौजूद है, जिसके जरिए वो अपने आप को किसी भी तरह के घाव से, किसी भी तरह की चीज़ से अपने आप को फौरन से हील कर लेता है। और ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। ये सारे के सारे लोग मेरी नज़र में एक एफिशिएंट किलिंग मशीन्स हैं। एज इंडिविजुअल्स ये अगर अकेले ही काम करें तो पूरी की पूरी दुनियाओं को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सारे के सारे लोग एक साथ मिल जाएं तो तुम अंदाजा लगा ही सकते हो ये सब क्या कर सकते हैं। ये सारे अगर एक साथ मिल जाएं तो ये एक अनस्टॉपेबल सैडिस्ट बन जाते हैं। अगर वो लोग चाहते तो वो पूरे के पूरे कैटाकॉम्ब प्रिजन से ऐसे ही आजाद होकर जा सकते थे, लेकिन इंस्टेड उन लोगों ने अपना पूरा का पूरा टाइम लिया, वहां पे इस बात को मेक श्योर करा कि वहां पे एक सिंगल सोल जो मौजूद है वो लोग उसको जान से मार के मर्डर करके जाएंगे, वो भी इतने ज्यादा हॉरिफिक तरीके में जिससे पहले आपने आज तक कुछ नहीं देखा होगा। ये लोग नहीं बल्कि मैं इनको मॉन्स्टर्स कहना ज्यादा पसंद करूंगी। और जो आदमी जिसने इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को रिलीज किया है, जिसने इन सारे के सारे लोगों को मैनिपुलेट करा है, वो है। लेकिन वहीं से सुपरमैन बोलता है कि जरा एक मिनट, इस वीडियो को यहीं पे रोको, मैं इसको जानता हूँ, मैक्स लॉर्ड। और ये देख के हम देखते हैं कि सुपरमैन की आंखें ग्लो करना शुरू हो जाती हैं और सुपरमैन बोलता है कि वो सारे के सारे लोग तो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे ही, लेकिन मेरी बात पे विश्वास करो कि हमें सबसे ज्यादा जिसकी परवाह करनी है वो मैक्सवेल लॉर्ड है। तो वहीं से कैप्टन बूमेरैंग हंसता और कहता है कि वो आदमी वाकई में, मुझे तो उसको देख के हंसी आ रही है। लेकिन वहीं से सुपरमैन उसके पास आता और कहता है कि ट्रस्ट मी, मैं उसको जानता हूँ। तो वहीं से बूमेरैंग बोलता है कि अच्छा भाई, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम कहते हो तो तुम्हारी बात को मान लेता हूँ। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये जो हमारा सुपरमैन है ये दरअसल डीसी रीबर्थ वाला सुपरमैन है। ये न्यू 52 का सुपरमैन नहीं बल्कि वो सुपरमैन है जो कि पिछले सारे इवेंट्स को जानता है, और ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि मैक्सवेल लॉर्ड वो इंसान था जिसकी वजह से इन्फिनाइट क्राइसिस का इवेंट हुआ था। ये एक ऐसा खतरनाक किस्म का इंसान है जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्राइसिस इवेंट डीसी के अंदर हो चुका है। तो इसलिए सुपरमैन जानता है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है और उसकी छोटी छोटी चालें जो है वो एक बहुत ही बड़ा प्लॉट क्रिएट कर देती हैं। और वहीं से अमेंडा वॉलर बताती है कि मैक्सवेल लॉर्ड का जो पास्ट है वो हमारी लिए थोड़ी बहुत मिस्ट्री है, लेकिन जब वो डायरेक्टर ऑफ चेकमेट था तो उसने कुछ जबरदस्त तरह की काम किए हैं जो कि हमें ये बात बता देता है कि वो कितना खतरनाक किस्म का इंसान है। वो अब कुछ अर्सा हमारे लिए भी काम कर चुका है, लेकिन फिर उसने हमसे गद्दारी करने के बारे में सोचा। जहाँ तक मुझे अंदाजा है उसके पास सिर्फ एक ही एबिलिटी है और वो ये है कि वो लोगों को चीजें सजेस्ट कर सकता है, उनको मैनिपुलेट कर सकता है, वो उन लोगों से वो चीजें करवाता है जो कि वो ऑलरेडी करना चाहते हैं। तो वहीं से हार्ले क्वीन बोलती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों तो फिर बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, क्या मैंने सही कहा? तो बताओ कि आखिरकार वो यहाँ पे ये सब कर क्यों रहा है, वो किसके पीछे है? तो अमेंडा वॉलर बोलती है कि वो मेरे पीछे है, वो मुझे जान से मारना चाहता है और तुम लोगों को मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। और ये देख के हम देखते हैं कि सारी की सारी जस्टिस लीग और सुसाइड स्क्वाड एक मिनट के लिए एकदम खामोश हो जाते हैं और फिर जोर जोर से हंसना शुरू करते हैं। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि सेटल डाउन, गो ऑन वॉलर, हम जानते हैं कि यहाँ पे वो सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं, हमें बताओ कि वो यहाँ पे असल में क्यों आ रहे हैं। तो वहीं से अमेंडा वॉलर बताती है कि हमें जो सारी की सारी मूवमेंट्स पता चली हैं जब से उसने एस्केप करा है, हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि मैक्सवेल लॉर्ड जो है वो एक ऐसा खतरनाक किस्म का वेपन तलाश कर रहा है जो कि उसको वो दे सकता है जो उसको हमेशा से चाहिए था, एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ वर्ल्ड। तो वहीं से डेडशॉट बोलता है तो तुम चाहती हो कि हम उसको अपना नया टारगेट बनाएं और उसको ये सब करने से पहले ही खत्म कर दें। फ्लैश बोलता है कि जस्टिस लीग की सारी चीजों से डील कर सकती है, लेकिन आखिरकार तुम्हें ये क्यों लगा कि हम लोग सुसाइड स्क्वाड के साथ मिलकर काम करने वाले हैं? तो वहीं से अमेंडा वॉलर बोलती है कि अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि जिस वेपन को वो तलाश कर रहा है वो वेपन कहीं और नहीं बल्कि यहाँ बेल रीफ के अंदर ही मौजूद है। इसका मतलब कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं अभी इसी वक्त। तो वहीं से हम देखते हैं कि कैप्टन बूमेरैंग की फट के 4 हो जाती है और कहता है कि क्या यहाँ? वहीं से डेडशॉट बोलता है कि इतना ज्यादा डम कौन होगा कि वो बेल रीफ के अंदर ब्रेक इन करने के बारे में सोच रहा है। तो वहीं से अमेंडा बोलती है कि अगर उनके साथ मैक्सवेल लॉर्ड यहाँ पे आ भी नहीं रहा है तो उसके बावजूद भी उनकी बाकी की टीम मोर देन कैपेबल है कि वो यहाँ पे आके आसानी से उस वेपन को रिट्रीव कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो एक टीम की तरह काम करते हैं। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि आखिरकार तुम्हें ये सारी की सारी बातें कैसे पता कि वो लोग कैसे काम करते हैं, वो लोग क्या क्या करने के कैपेबल हैं? तो अमेंडा वॉलर बताती है क्योंकि मैं ही वो हूँ जिन्होंने उनको एक टीम बनाया था, वो थे मेरे सबसे पहले सुसाइड स्क्वाड। तो आज हमें दरअसल यहाँ पे अमेंडा वॉलर ये बात बता रही है कि ये जो इतने खतरनाक किस्म के बीइंग्स हैं जिसके अंदर लोबो हो गया, जॉनी सोरो हो गया, डॉक्टर पोलराइस हो गया, एमराल्ड इम्प्रेस हो गई और यहाँ पे रस्तम हो गया, ये खतरनाक किस्म के सारे बीइंग्स जो हैं वो अमेंडा वॉलर की पहली सुसाइड स्क्वाड थी। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अमेंडा वॉलर को उनके बारे में इतना सब कुछ पता है और उसकी इतनी ज्यादा फट रही है कि उसने जस्टिस लीग और सुसाइड स्क्वाड को एक साथ मिलाने का सोचा है उनसे मुकाबला करने के लिए। टू बी कंटिन्यूड।